हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर तक बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल्स एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। आज हमें यहाँ पढ़ना है कि किस तरीके से एक मेटल दूसरे मेटल के भी सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेगा। तो बात करते हैं कि इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है। इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस बच्चों ये है कि जो भी आपके पास में मेटल है उसकी रिएक्टिविटी चेक करने के लिए जनरली रिएक्शंस काम में आती है कि कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कितना कम रिएक्टिव है, या फिर कौन मेटल मॉडरेट रिएक्टिव है, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव है। तो इसी कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हम ये वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चों आपको चैप्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट जो है वो याद करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज, और एक वहाँ पे हमने मेन पॉइंट पढ़ा था कि जिस मेटल की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देता है। तो एक बार हम वही कंसेप्ट वापस से रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है वो यहाँ पर खड़ा है और इसका नाम है यहाँ पर ए। अगर इस बच्चे को बी की सीट पे बैठना है, सी तो नहीं हट सकता है यहाँ से, सी की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ये यहाँ से मूव नहीं होगा। मूव कौन हो सकता है बच्चों, केवल बी। तो अगर ए पावरफुल हुआ तो बी को क्या करेगा, यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। इन केस जो ए है वो वीक हुआ तो क्या बी को यहाँ से हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसकी बात कर रही हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जब ए बी सी के साथ में रिएक्शन करेगा तो अगर ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये बी को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो बी यहाँ से बाहर निकल गया और क्या सॉल्ट बन गया बच्चों अपना AC। या फिर मैं बात करूँ कि वर्ड की फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, तो मेटल A जब B के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है पर A की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो मेटल B यहाँ से अलग हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा बच्चों, मेटल A का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ केमिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाऊँ, किसके साथ में करवाऊँ बच्चों, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ देखेंगे जब जिंक जो है वो मोर पावरफुल है तो जिंक किसके साथ में सॉल्ट बना लेगा, SO4 के साथ में, तो ZnSO4 एक सॉल्ट बन गया और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, Cu, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर Fe की रिएक्शन CuSO4 से करवाते हैं, वापस से Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा है या कम कैसे पता चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे हम रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। अब बात करें Pb प्लस CuCl2 की, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों Pb वापस से ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द Cu, तो इस Cu को यहाँ से क्या करेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा, तो Cu तो निकल गया बाहर और Pb ने Cl के साथ में सॉल्ट बना लिया, वो क्या बच्चों अपना यहाँ पे PbCl2। मतलब हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों रिएक्शन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को वहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, तो इसलिए क्या करा, Pb ने इसको बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ Cu। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, अगर मैंने इन मेटल्स को एक्सचेंज कर दिया, क्या करा मैंने यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं तो फर्स्ट में जिंक अकेला था और कॉपर ने SO4 के साथ में सॉल्ट बना रखा था। यहाँ पे अगर मैं उल्टा कर देती हूँ उसे कि कॉपर तो रख दिया अकेला और सॉल्ट किसका बना दिया, ZnSO4 का, तो देखो कॉपर एक वीक मेटल है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ये एक वीक, जैसे जो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि B C यहाँ बच्चे बैठे और A यहाँ पर एक ऐसा बच्चा जिसको बी की सीट पे बैठना है। अगर ए वीक होता है तो क्या बी की सीट पे बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे
कि कॉपर जो है वो जिंक के रिस्पेक्ट में वीक है, इसकी रिएक्टिविटी कम है तो जिंक को नहीं बाहर निकाल सकता, सो वी विल ऑब्जर्व देयर इज नो रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पर कोई भी टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कॉपर अगर FeSO4 के साथ में रिएक्शन करता है, ये वाली जो रिएक्शन थी ना, इसमें हमने मेटल को क्या कर दिया, एक्सचेंज, तो FeSO4 का तो सॉल्ट बन गया और कॉपर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से अलग हो गया। तो कॉपर क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, अलग दिख रहा है। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर भी किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है। रीज़न अगेन द सेम रीज़न कि अगर कोई वीक बच्चा है, ठीक है, तो वीक बच्चा होने की वजह से ये बी को इसकी सीट से नहीं हटा सकता, और नहीं हटा सकता तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल मतलब मान लो जिंक, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे कॉपर किसके फॉर्म में प्रेजेंट था, CaSO4 की फॉर्म में, जो कि यहाँ क्या है बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया और लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में था, और ऐसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ये वही डेफिनेशन है जो आप चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की, कि जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल कम रिएक्टिव है, या फिर ये जो सारी रिएक्शन थी जहाँ पर मैं हर बार बोल रही थी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, या फिर जिंक मोर रिएक्टिव है Cu के कंपैरिजन में, तो ये सब आपको फाइंड आउट करने के लिए एक सीरीज़ की ज़रूरत होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आप अलग अलग मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कर देंगे। मतलब सबसे ऊपर आएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, उसके बाद थोड़ा कम रिएक्टिव, इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ सीरीज सबसे कम रिएक्टिव मेटल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल, हमने उसको प्लेस कर दिया रिएक्टिविटी सीरीज़ के एकदम एंड में। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज इन विच द डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड, जिसके अंदर अलग अलग मेटल्स अरेंज होते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अभी बताया था जैसा कि मैंने आपको, सबसे टॉप पे तो क्या रहेगा आपका, टॉप की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और एकदम लास्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज होगी। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिन भी स्टूडेंट्स को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं लर्न है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप यहाँ से वापस से इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में भी यही सीरीज काम आती है। तो क्या है, एक बार इसकी ट्रिक देखते हैं। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कोई होगा आगे आओ। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। Hg होता है बच्चों यहाँ पर आपका मरकरी। क्या होता है Hg? मरकरी होता है। फिर Eg होता है अपना यहाँ पर सिल्वर, और Au होता है गोल्ड। Eg क्या हो जाएगा, सिल्वर, और Au हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर गोल्ड। तो हम क्या देखते हैं सीरीज़ के अंदर, जो मेटल टॉप में है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल यहाँ पर बॉटम में है उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शंस किस तरीके से यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो Zn प्लस CuSO4 देखेंगे। Zn कहाँ पर है, ये रहा। Cu कहाँ है, ये रहा। क्या Zn रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और ये इसके नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं इन सबको हटा सकते हैं, इन सबको धक्का मार सकते हैं।
तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से उठा के फेंक देगा, तो कॉपर तो हो गया अलग, और जिंक ने किसके साथ में सॉल्ट बना लिया बच्चों, SO4 के साथ में सॉल्ट बना लिया। बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, तो Fe कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। एक और क्या है, CaSO4, तो Cu कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अगेन आयरन इज मोर रिएक्टिव, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आयरन बहुत पावरफुल है। अगर आयरन शक्तिशाली तो ये इसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं उनको उठा के क्या कर सकता है, फेंक सकता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कॉपर को ये उठा के फेंक देगा, तो कॉपर तो हो गया अलग, और सॉल्ट किसके साथ में बन गया, FeSO4 के साथ में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉपर और ZnSO4 की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। कॉपर कहाँ पे आ रहा है, नीचे, जिंक कहाँ आ रहा है, ऊपर। रिएक्टिव कौन है, जिंक। लेस रिएक्टिव कौन है बच्चों, कॉपर। तो अगर कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो कम होने की वजह से क्या ये जिंक को उठा के फेंक सकते हैं, आंसर होगा नहीं फेंक सकता। सो देयर विल बी द नो रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, Cu प्लस FeSO4। Cu कहाँ पे आ रहा है, यहाँ। Fe कहाँ आ रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो Fe के ऑब्वियसली जो आयरन है, Fe किसका सिंबल होता है बच्चों, आयरन का सिंबल होता है। तो यहाँ पर आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तो वी विल ऑब्जर्व देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द मतलब मेटल ऑफ अदर सॉल्ट्स। और हमारे यहाँ पे मेटल्स की जितनी भी रिएक्शन थी, 4 रिएक्शन पढ़ी हमने, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, और आज हमने यहाँ पर 4th रिएक्शन कंप्लीट करी। तो हमारी मेटल की सारी रिएक्शन यहीं कंप्लीट होती है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम समझेंगे कि नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्शंस को शो करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन को शो करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे नॉन मेटल बच्चों जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेंगे बच्चों, ऑक्साइड। कैसे बनाते हैं, जैसे कि सल्फर अगर O2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बना लेगा SO2 जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, CO2, या फिर जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये यहाँ पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। जैसा कि बच्चों हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसे हमने चेक करने के लिए क्या किया, ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, और हमें पता चला कि ऑक्साइड ने वाटर के साथ में मिलके क्या बना लिया, एक बेस बना लिया। ठीक है, ये हमने किसके केस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था बच्चों मेटल के केस में। जब अपन बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बच्चों एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर एसिडिक नेचर के हैं तो आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाना चाहिए, एसिड बन जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर का एक ऑक्साइड SO2 होता है, एक ऑक्साइड बच्चों SO3 भी होता है। ठीक है, SO3 को जब हम यहाँ पे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4 जिसका नाम होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करूँ बच्चों वाटर के अंदर, तो यहाँ पर भी एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों, इसका नाम होगा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2CO3। मतलब क्या हो गया, इससे हमें ये पता चल गया कि इसके ऑक्साइड्स कैसे हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के हैं। बट नॉन मेटल के कुछ ही ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, सारे ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं होते। कैसे वो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि कुछ ऑक्साइड्स कैसे होंगे बच्चों, न्यूट्रल नेचर के होंगे। न्यूट्रल मतलब दे आर नॉट एसिडिक, दे आर नॉट बेसिक, दोनों ही नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूट्रल बोलेंगे। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स केवल 4 ही होते हैं, वो कौन कौन से बच्चों, CO, NO, H2O और N2O। ये चारों क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड।
यही ऑक्साइड आपको क्लास 11th में भी केमिस्ट्री में वापस से याद करने पड़ेंगे और आपको बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप ये वाले ऑक्साइड्स लर्न कर सकते हैं विच आर न्यूट्रल इन नेचर। तो हमारी फर्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों वो यही कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों की नॉन मेटल्स वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन को शो करते हैं। नॉन मेटल देखो वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते, ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, अगर अपन मेटल की रिएक्शन देखते हैं, मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं Na+ की, मतलब सोडियम की। सोडियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट मिल जाता है बच्चों हमें? NaOH प्लस यहाँ से H2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है। बट नॉन मेटल की टेंडेंसी कैसी होती है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो हर जगह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, कहीं पे भी उन्हें डोनेट नहीं करना होता। सो हियर वी विल ऑब्जर्व, अब देखो अगर ये जो स्पीशीज़ है, नॉन मेटल की बात कर रही हूँ अगर मैं यहाँ पे, अगर ये स्पीशीज़ जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला तो कोई होगा ही नहीं, और नहीं होगा देन वी विल ऑब्जर्व देयर इज नो रिएक्शन। तो ये यहाँ पर फॉर अ रिएक्शन टू अकर नॉन मेटल हैव टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स आर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। Therefore we will observe there is no reaction between non-metal and water। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि क्यों रिएक्शन नहीं होती, तो आपका रीज़न क्या रहेगा उसमें, यही वाला रहेगा। अब बात करते हैं हम कि एसिड्स के साथ में किस तरीके से रिएक्शन को शो करेंगे। तो एसिड के साथ में बच्चों रिएक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर वापस से क्या होना चाहिए, मेटल तो एसिड के साथ में इसलिए रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि वापस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बट नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से वी विल फाइंड दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड। तो यही आएगा यहाँ पे नो रिएक्शन बिकॉज नॉन मेटल हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। बच्चों यहाँ पर अब हम नॉन मेटल्स की लास्ट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट रिएक्शन के अंदर बच्चों यहाँ पर है नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करे, तो देखो क्या होगा, ये सेम मेटल वाली रिएक्शन जैसी ही होगी कि अगर ये नॉन मेटल मोर रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसको उठा के बाहर फेंक देगा। तो हमने क्या देखा, बी तो यहाँ पर अलग हो गया और सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन गया बच्चों, ए का बन गया। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं तो एग्जाम्पल में Cl2 दैट इज क्लोरीन गैस अगर NaBr से रिएक्ट करती है, NaBr क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, नॉन मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन। तो जो Cl2 है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, Br2 के कंपैरिजन में। तो Br को उठा के फेंक देगी यहाँ से, तो Br तो निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में, और ये जो Cl2 है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, Na के साथ में, और यहाँ पे सॉल्ट बना लेगी। कौन सा सॉल्ट बना लेगी बच्चों, NaCl। तो ये हमारे यहाँ पे लास्ट रिएक्शन होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। किससे डिस्प्लेस कर देगा बच्चों ये, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे हाउ डज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। थैंक यू।